जब भी किसी भी विषय को पढ़ना होता है, चाहे वो मैथ हो या कोई भी विषय हो, तो उसके बैकग्राउंड को जानने की आवश्यकता होती है। हम 20 से अगर उठा दें किसी टॉपिक को, हो सकता है कुछ को समझ में आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम एकदम से बिगिनर्स की तरह जब बिहेव नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैंने एकदम से मैथ की ABCD से स्टार्ट किया है और आपको अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आएगी अगर आप इस पूरे वीडियो को प्रॉपरली देख पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई भी भाषा, आप मैथ को छोड़ करके किसी भी भाषा की बात करिए, किसी भी सब्जेक्ट की बात करिए, हर चीज का अपना एक फाउंडेशन होता है, अपना एक बेसिक लेवल होता है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, आप उसी तरह से मैथ को भी रिलेट करके चलिए। जैसे मैथ आपको, हम लोग यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी की तरह हम इसको भी एक भाषा ही मान लेते हैं। हालांकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हिंदी अंग्रेजी जनरल लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के अंतर्गत, उस लैंग्वेज की मदद से मैथ को पढ़ा जाता है या किसी भी भाषा को पढ़ा जाता है। बट फाउंडेशन तो हम ले ही सकते हैं कि अंग्रेजी जैसे हम पढ़ते हैं तो हमको पता है कि अल्फाबेट A से Z को कंबाइन करके, मिला करके अंग्रेजी भाषा का पूरा निर्माण किया गया है। मतलब कहीं किसी एक सिस्टम ने A to Z डेवलप किया, A to Z की मदद से वर्ड्स बनाए, शब्द बनाए, शब्दों को शब्दों से मिला करके सेंटेंस बनाए, शब्दों को शब्दों से मिला करके सेंटेंस ग्रामर की भी हेल्प ली और सेंटेंस का प्रयोग करके हम लोगों ने यहाँ पर आपस में बोलचाल की भाषा रखी, बोलचाल का प्रयोग किया और उसकी मदद से हमने कई विषयों को पढ़ा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तमाम सारी विषयों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हिंदी का प्रयोग है। वर्णमाला आप इसका से लेकर के ज्ञा तक और स्वर का, स्वर व्यंजन का यूज करके पूरी तरह से हिंदी के शब्दों का डेवलपमेंट करते हैं। शब्दों को शब्दों से मिला करके आप वाक्य बनाते हैं, वाक्यों का प्रयोग करके आपस में बोलचाल की भाषा में लाते हैं। उसी प्रकार से मैथ है। मैथ को सबसे पहले जब शुरू किया गया तो एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको बता दूं, उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। मैं आपको उनकी बारे जानकारी थोड़ा सा देता हूं। इनका नाम था एलन ट्यूरिंग, आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं। इन्होंने जो है पहले एक शब्द दिया, मतलब ये सदी के सबसे बड़े जो है साइंटिस्ट थे, लोबर एवार्डी थे। इन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी अगर प्रॉब्लम, मैंने आपको थोड़ा सा फाउंडेशन बनाने की कोशिश करी है कि वास्तविकता में मैथ का प्रयोग होता कहाँ पे है। तो आपको मैं जनरली बता दूं कि दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए मैथ का प्रयोग किया जाता है। आप हर एक प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक सिस्टम के अंतर्गत लाते हैं, मतलब एक समीकरण के अंतर्गत लाते हैं और उस समीकरण को हल करके अपनी प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। एलन ट्यूरिंग ने अपनी किताब में सबसे पहली लाइन लिखी कि दुनिया की कोई भी समस्या हो, ऑल द प्रॉब्लम इन द यूनिवर्स। उन्होंने संसार की बात नहीं करी, किसी देश की बात नहीं करी, उन्होंने यूनिवर्स की बात करी कि कोई भी समस्या हो, अगर उसके ऊपर कंप्यूटेशन हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हम मैथ से अपनी, इन्होंने एक मशीन दिया था, उस मशीन की मदद से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि उनकी मशीन कोई फिजिकल डिवाइस नहीं थी, उनकी मशीन एक एल्गोरिथम थी, मतलब एक रूल थी जो कि मैथ्स में अप्लाई की जाती है। तो हमने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया की कोई समस्या अगर वो कंप्यूटेशन पर बेस्ड हो, कैलकुलेशन पर बेस्ड हो, तो उसको उनकी मशीन से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी समस्या है तो उस समस्या के ऊपर कैलकुलेशन जरूर परफॉर्म होता है, चाहे जिस प्रॉब्लम की आप बात कर लीजिए। खाना बनाना, कपड़ा धुलना, एवरीथिंग आप अगर इन्वॉल्व करेंगे तो सब कुछ कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। अब इस कैलकुलेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इस कैलकुलेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नंबर की। आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई कैलकुलेशन है तो नंबर प्लस ऑपरेटर। आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो नंबर की, दूसरा ऑपरेटर की। तो जैसे हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए अल्फाबेट का यूज करते हैं, वैसे मैथ्स पढ़ने के लिए हमें नंबर और ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि मैथ्स की ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम को तब सॉल्व कर सकते हैं जब उसको एक समीकरण में हम फ्रेम कर पाए। और समीकरण में फ्रेम करने के लिए हमें दो चीजों की बेसिक आवश्यकता पड़ेगी, नंबर्स की और ऑपरेटर की। ऑपरेटर को तो हम उसके साथ ही सीख लेंगे, बट नंबर को सीखने के लिए हमें एक प्रॉपरली सिस्टम को ही पढ़ना पड़ता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में जैसे किसी ने कहा कि 1 मीटर क्या होता है, हम कहेंगे सर 1 मीटर एक लेंथ है, एक मेजरमेंट है जो कि कुछ डिस्टेंस की होती है, कुछ उसकी लेंथ होती है। लेकिन सही से 1 मीटर की डिफिनीशन बताई गई कि पेरिस के नियर सेब्रे में एक इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो है, जहां पर एक प्लैटिनम इराडियम की धातु रखी गई है, जिसमें 70% प्लैटिनम है, 30% इराडियम है। उस लेंथ को जो मार्क वहां पर बनाया गया, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया, जिससे कोई चेंजेस ना उसके अंदर आने पाए, तो उसी को हम 1 मीटर कहते हैं। वैसे वहां पर एक वॉट रखा गया जिसको 1 किलोग्राम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम पीछे इन्वॉल्व होता है। पीरियोडिक टेबल बनी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सिस्टम अप्लाइड है। उसी प्रकार से मैथ के नंबर को भी समझने के लिए एक सिस्टम अप्लाइड है, जिस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहते हैं, और पहली क्लास में भी मैंने आपको इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर जानकारी दी कि नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली हमारी मैथ्स में किस तरह से इंपॉर्टेंट है और इसके कितने खंड यहाँ पर टोटल बने हुए हैं।
हालांकि जब मैं नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं नंबर की उपयोगिता से लेकर के एक्सप्लेन करूंगा, नंबर्स के बारे में लेकर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि अगर अंग्रेजी हमें पढ़नी है तो हमें ए से लेकर जेड तक के लेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यह बात आपको अच्छी तरह से पता है। उसी प्रकार से मैथ अगर आपको पता होना चाहिए, मैथ के बारे में जानकारी हो, तो आपको कुछ डिजिट, कुछ सिंबल या कुछ अलग अलग प्रकार के अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको संख्या प्रणालियों की बात करूं तो मेरे सामने कई सारी प्रणालियां यहां पर अप्लाइड होती हैं जो कि आजकल हमारे प्रचलन में है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलविक संख्या प्रणाली जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, मैं बाकी आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूं। जिसका यही सही तरह से पूछा जाए तो जो 4 प्रणाली मैंने मेंशन करा है, जिसमें मैंने सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज लिखा है, और यही डेसिमल नंबर सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है मैथ की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ह्यूमन के थ्रू, आदमी के थ्रू। जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम आपको अच्छी तरह से आप वेल नोन, वेल अवेयर होंगे कि आजकल कंप्यूटर्स में, मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके अंदर जो कोडिंग की जाती है वह इस नंबर सिस्टम के थ्रू की जाती है, जिसको हम लोग द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको भी हम लोग कंप्यूटर्स के कुछ एडवांस वर्जन में यूज करते हैं, जो कि आपकी 8 सिंबल का यूज करके यहाँ पर चीजों को डेवलप किया जाता है। इसी तरह से लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे बड़े लेवल के सुपर कंप्यूटर्स जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, मतलब बड़े लेवल के कंप्यूटर्स पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। जब हम लोग बाइनरी अपने नंबर सिस्टम की बात करें जिसको हम डेसिमल कहते हैं, मैं आपको बता दूं हम लोग के नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक, 0 to 9 कुल मिला के 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने जो नंबर सिस्टम का आधार होता है, बेस होता है, वो 10 होता है। हमारे नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वह 10 होगा। आप देखते होंगे कि हमारी काउंटिंग कैसे की जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पर सीख लीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम में कुल मिला के 2 सिंबल का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1, इसलिए इसका जो आधार होता है वो 2 होता है। जबकि ऑक्टल की बात अगर किया जाए तो 0, 1 से लेकर के 7, मतलब कुल मिला के 8 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जबकि हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 to 9 मतलब 10, और A to F मतलब यहाँ पर कुल मिला के 16 सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। अब आप समझिए, मैंने कहा डेसिमल का आधार आपका 10 होता है क्योंकि कुल 10 सिंबल यूज किए जाते हैं, बाइनरी का आधार 2 होता है, ऑक्टल का आधार 8 होता है, हेक्साडेसिमल का आधार आपका 16 होता है। आपके यहाँ जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मनी को किसी भी रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, रुपए को डॉलर में, डॉलर को फ्रेंच में, इस तरह से अलग अलग रुपीस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यूरो में, अलग अलग तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और आजकल यह परीक्षा का ट्रेंड्स बन चुका है। हमारी परीक्षाओं में डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई एक नंबर दिया रहेगा, उसका बाइनरी कन्वर्जन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। किसी भी लेवल की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, बाइनरी में दिया है, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन पूछ लिया। या इस प्रकार से कोई भी नंबर सिस्टम एक दूसरे के कन्वर्जन का एक आज के यहाँ आजकल ट्रेंड्स बन चुका है, आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाने लगा है, जो हम आपके सिलेबस में कंटिन्यू रखेंगे, और इस तरह के कन्वर्जन्स को भी आपके पाठ्यक्रम में हम एक हिस्सा मानकर चल रहे हैं, उन चीजों को समझाएंगे। लेकिन आज की जो ऑब्जेक्टिव हमारी है वो बेसिक की है, शुरुआत की है। तो शुरुआत हम जिसकी कर रहे हैं, जिस प्रणाली की कर रहे हैं, वह नंबर को सपोर्ट करने जा रही है और हमारी मैथमेटिक्स को फाउंड करती है, मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसलिए हम लोग अपने इस नंबर को समझने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, पूरे जीवन में हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, उस प्रणाली के बारे में हम लोग अब अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस प्रणाली का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलविक संख्या प्रणाली। हमने बताया कि जो बाकी प्रणालियां थी, जो 3 थी, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है, लेकिन हमारी जो मुख्य प्रणाली है, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको हम दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं, वह प्रणाली मुख्यतः पूरी दुनिया में हर व्यक्ति प्रयोग में लाता है। हर व्यक्ति मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के दौरान हम लोग सभी लोग इसी प्रणाली का अध्ययन करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत कुल मिला के 10 सिंबल मतलब 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक, हिंदी में का से लेकर ज्ञा तक। उसी प्रकार से अगर हम गणित की बात करें तो हम लोग 0 से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब पूरी मैथमेटिक्स में इनके अलावा कोई भी डिजिट या सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता है नंबर्स के तौर पर। आप देख सकते हैं कोई भी नंबर आपका बनेगा तो इनकी ही मदद से बनेगा। आगे देखिए 10, 9 के बाद 10 आएगा, फिर 11, फिर 12, 2 डिजिट की सारी संख्याएं, 3 डिजिट की सारी संख्याएं, 4 डिजिट की,
मतलब कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, सिंबल इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए हमारी इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली किसी भी संख्या का आधार हमेशा 10 होता है। अब आधार 10 को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाए, कैसे पहचान कर पाए, मैं आपको बताता हूं। कोई भी संख्या आप लिख डालिए 9853, आपने मान लीजिए संख्या को लिख दिया। लिखना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। लिखने के दौरान आप इधर से जाते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो इधर से करते हैं, कहते हैं यह इकाई है, यह आपका दहाई है, यह आपका सैकड़ा है, यह आपका हजार है, इसी प्रकार से करते हैं। इकाई को 1 कहते हैं, दहाई को 10 कहते हैं, सैकड़े को 100 कहते हैं, हजार को 1000, इसी प्रकार से 10,000, 1,00,000 कंटिन्यू होता चला जाता है। इस 1 को आप 10 की पावर 0 कह सकते हैं, इसको 10 की पावर 1 कह सकते हैं, इसको 10 की पावर 2 कह सकते हैं, 10 की पावर 3 कह सकते हैं। कहने का अर्थ होता है कि सबका जो बेस होता है, हर एक डिजिट का जो नंबर बनाने के दौरान यूज किया जाता है, उस सारे बेस को हम लोग 10 की मदद से अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आधार ही 10 होता है। हमारी संख्याओं का आधार क्या होता है? 10 होता है। 10 क्यों होता है? क्योंकि हम 10 ही सिंबल प्रयोग में लाते हैं। इस तरह से हमसे किसी ने पूछा कि अंग्रेजी का आधार क्या होता है, हम कहेंगे 26 होता है, क्योंकि 26 की मदद से हम लोग यहाँ पर पूरी इंग्लिश का डेवलपमेंट करते हैं, पूरी अंग्रेजी का विकास करते हैं। उसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होगा? आप कहोगे सर 2 होता है। ऑक्टल का क्या हुआ? 8 होता है। हेक्साडेसिमल का क्या हुआ? 16 होता है। जितनी चीजों की मदद से चीजों को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, वही उसका आधार होता है। तो आधार हमारा 10 था और उसको कैसे अप्लाई किया गया मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि 10 सिंबल प्रयोग में लाए गए, आधार 10 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आपने सीखा। इसके साथ साथ कोई भी नंबर इस प्रणाली के अंतर्गत अगर लिखा जाता है तो उसके 2 भाग होते हैं। एक उसका इंटीजर भाग होगा जिसको पूर्णांक भाग कहते हैं, और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा जिसको भिन्न भाग कहते हैं। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाए? जैसे हमने कोई सिंपली एक संख्या लिख दी 100। अब 100 लिख दिया तो 100 सही तरह से रीडिंग नहीं मानी जाती है। आप जैसे पासबुक की अपनी एंट्री उठा के देखिए तो आपको 100 के बाद जैसे अगर कोई भी बैलेंस लिखा रहेगा, पॉइंट करके 00 ऐसे कुछ लिखा रहेगा, या तो कोई डिजिट होगी वहां पर। सही प्रेजेंटेशन यही है। आम भाषा में चीजें आसान करने के लिए ऐसे ही लिख करके दिखा दिया जाता है, जैसे 100 रुपए की नोट पे भी 100 ही लिखा रहता है, 0.00 नहीं लिखा होता है। साथ साथ इसका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। बट हमारी आम भाषा में हम सब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं। सब लोग प्रॉपरली चीजों को समझ पाए इसलिए सामान्य तौर पर लिखकर दिखाया जाता है। लेकिन सही जानकारी ये है कि जब भी किसी संख्या को लिखा जाता है तो वह संख्या 2 रूपों में बटी होती, 2 भागों में बटी होती है। दशमलव के पहले का भाग, दशमलव के बाद का भाग। दशमलव के पहले भाग को पूर्णांक कहते हैं, दशमलव के बाद के भाग को भिन्न कहते हैं। अब मान लीजिए यहां पर इस संख्या 100 की बात करें तो यह प्योरली इंटीजर है, पूर्णतः पूर्णांक है। अगर इसी तरह से कोई और लिखा होता 0.125 तो यह प्योरली फ्रैक्शनल होता, पूर्णतः भिन्न होता। दोनों को मर्ज कर देते तो एक कंप्लीट नंबर फ्रेम होता, कंप्लीट नंबर बन जाता। लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दशमलव के बाद चाहे जितना बड़ा डिजिट लिखा जाएगा उस डिजिट का मान 1 से छोटा होगा। ऑलवेज दिस फ्रैक्शन बी मस्ट बी लेस देन 1। 1 से छोटा रहेगा, 1 के बराबर या 1 के बड़ा नहीं हो पाएगा। 1 जैसे ही होगा तुरंत 100 की बजाय 101 हो जाएगा। इसलिए दिमाग में रखिएगा कि डेसिमल आफ्टर जितनी भी चीजें होती है सब 1 से छोटी होती हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके मुख्य पड़ाव पर मैं आता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सभी संख्याओं का क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। यहां से प्रश्न उठते हैं, प्रश्न बनते हैं और सही प्रकार से चीजें आपको समझ में भी आती है। हम इस प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं उन सभी संख्याओं का नाम आप कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हैं। मतलब आप सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, जब भी हम नंबर सिस्टम की कैटेगरी सीखते हैं किसी किताब से, किसी क्लास से, तो हमको हर टॉपिक समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसका सही जो व्यवस्था है, सही अरेंजमेंट जानने की बड़ी आवश्यकता होती है। इस पूरे लेक्चर के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, साथ साथ पूरे सही व्यवस्था को भी सीख पाओगे कि सही वर्गीकरण क्या है, सही अप्रोच क्या है, कौन चीज की ओरिजिन कहां से है और उसके कितने पार्ट है। सारी बातें मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूं, समझते जाइएगा। मैंने कहा कुछ भी संख्या आपको दे दिया किसी ने, जो भी हमारी इस प्रणाली के अंतर्गत आती है, मतलब दशमलविक संख्या प्रणाली के अंतर्गत आती है, हर संख्या को आप कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। हालांकि जिन्होंने 10th पढ़ा है और 12th में मैथ नहीं पढ़ा है, हो सकता है उनको सम्मिश्र संख्या पहली बार नया नया लग रहा हो, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा कि हर एक संख्या सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो भी आप प्रयोग में लाते हैं,
जिसके दो रूप होते हैं, एक पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, या सिंपली लोग कह ही देते हैं कि रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दीजिए तो आपको एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं कि दुनिया की हर संख्या सम्मिश्र ही संख्या है। हाँ, उसमें किसी में रियल पार्ट अवेलेबल होगा, किसी में इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल होगा, यह बातें समझने की आवश्यकता है। अब रियल का मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब आभासी या काल्पनिक आप कह सकते हैं। जैसे कि हम लाइफ की बात करें, हमारी जीवन भी दो रूपों में बटा होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। जैसे कहते हैं एक रियल वर्ल्ड, जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे हम रहते हैं, जहां की चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप पूरी धरती के किसी भाग को नोटिस कर सकते हैं। आप इवन बहुत सारे प्लैनेट्स पर भी हम पहुंच पाए उनको नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोई कह दे स्वर्ग, मर के हम स्वर्ग चले जाते हैं, मर के हम नरक में चले जाते हैं, और तो हम क्या उनको जो है सही तरह से हम रियल पार्ट कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आज तक कोई स्वर्ग गया और स्वर्ग से लौट कर आकर के जानकारी हमको नहीं दिया कि स्वर्ग होता कैसा है। जब कोई लौट के आए, उस चीज के बारे में सही तरह से जानकारी दे दे तो समझ जाएंगे वो रियल पार्ट है। इसलिए हम उसको इमेजिनरी पार्ट मानकर चल रहे हैं, उसको अभी अपनी दुनिया का पार्ट नहीं मान रहे, उसको हम काल्पनिक पार्ट मान रहे हैं। हम इस धरती के जितने भी और पार्ट है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन मंगल ग्रह भी पहुंच चुके हैं, हम लोग चांद की भी बात करते हैं, तो हर चीज ऐसी जो भी हमारे पास है लाइफ में, जिन तक हमारी टच है, उसको हम रियल पार्ट में कंसिडर करेंगे। बट कोई क्या दे मर के स्वर्ग गए थे यार, वहां पे गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इंद्र भगवान बैठे थे, इतने सारे लोग ऐसे थे, ये सारी व्यवस्था जो थी वो आपकी जो है इमेजिनरी पार्ट के अंतर्गत आती है, काल्पनिक संसार के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैथ में दो चीजें डेवलप्ड हैं, एक आपकी रियल नंबर, दूसरी आपकी इमेजिनरी नंबर। रियल का मतलब वास्तविक मैथमेटिक्स आपकी रियल से ही होती है। वास्तविक मैथमेटिक्स जहां पे बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने की क्षमता आती है और रियल नंबर के अंतर्गत ही आती है, इमेजिनरी के अंदर नहीं आती है। अगर हम इतनी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं तो हम इमेजिनरी को थोड़ा आपको समझा दे सबसे पहले, फिर क्योंकि इसको तो बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्क्राइब करना है, इसलिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा कवर करके तब आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक की बात करें, काल्पनिक का अर्थ ही हो गया कि जैसे ऐसी संख्या जिसके ऊपर कैलकुलेशन ना परफॉर्म किया जा सके। जैसे मैं आपसे कह दूं भैया √4, अब इतना कैलकुलेशन हम सब जानते हैं कि √4 क्या होता है, तो आप कह देते हैं सर +-2 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम +2 का वर्ग करेंगे तब भी √4 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। मतलब किसी भी संख्या चाहे वो धनात्मक होती है चाहे वह ऋणात्मक, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, बात आप जानते हैं। तो 4 का वर्गमूल +-2 हो जाता है। अब आपसे हम पूछे कि -√4 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर +2 बताओगे तो 2 का वर्ग भी -4 नहीं होता और -2 का वर्ग भी +4 होता है, माइनस नहीं होता है। इसलिए इसका कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है नॉर्मली किसी डिजिट की मदद से। जब नहीं हो सकता है इस संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आए जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था यूलर। यूलर ने एक वर्ड दिया आयोटा, एक वर्ड दिया आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया गया। उन्होंने आई को बताया कि आई क्या है, एक इनिशियल सिंबल है जिसको हम √-1 से इनिशिएट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, -1 से इनिशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब जब कभी i² की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका वर्ग -1 हो जाएगा, i की पावर 3 की रिक्वायरमेंट होगी तो -i हो जाएगा, इसके साथ गुणा, i की पावर 4 होगा तो -1 का वर्ग +1 हो जाएगा। अब i की पावर अगर आप 5 निकालेंगे तो यह हो जाएगा, 6 निकालेंगे तो यह हो जाएगा, मतलब यह साइक्लिक होता है। इसी तरह से 7 यह हो जाएगा, 8 यह हो जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू 4 के बाद, मतलब इन्हीं 4 वैल्यूज में टर्मिनोलॉजी कंटिन्यू काम करती रहेगी। हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आजकल कॉम्प्लेक्स नंबर से, हमसे पूछे जाने लगा है कि i की पावर 88 क्या होगा, i की पावर 257 क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आजकल आपकी परीक्षाओं के ट्रेंड्स बन चुके हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे, ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन जो अभी आवश्यकता है, मैं वहां की बात अगर आपको करके दिखाऊं तो आप समझिएगा। इन्होंने कहा कि i का मान √-1 है, इसलिए जैसे भी हमारे सामने -√4 आया तो हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हमने लिखा √-1 इंटू √4 लिख सकते हैं। ऐसा हमेशा किसी भी नंबर के कॉम्बिनेशन को बाद में हम इसको इंडिसेस में भी अच्छे से बताएंगे। इसका मान अभी आपने बताया कि +-2 होता है और इसका मान i होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस पूरे मान को कि इस पूरे मान को लिख सकते हैं +-2 इंटू i। मतलब मैथ ऐसा विषय ही है कि हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज का कैलकुलेशन ऐसे तमाम सारे अलग अलग अच्छे लेवल के वैज्ञानिक की मदद से किया जाने लगा। लेकिन सामान्य कैलकुलेशन संभव नहीं था, इसलिए इस नंबर को हम काल्पनिक संख्या की कैटेगरी में लाए। मैं जब अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसको डिफाइन करने लगा तो मैंने कहा कोई भी संख्या ले लीजिए,
संख्या कोई इमेजिनरी नहीं होती है, दिमाग में रखिए, लेकिन उस संख्या का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन, उस संख्या का नेगेटिव रूट निकालने की प्रक्रिया, मतलब हम ऐसे कह दें कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की व्यवस्था, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की व्यवस्था संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है। मतलब काल्पनिक संख्या कोई होती नहीं है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है, यह डिफिनीशन है। मतलब आप संख्या की बात करिए, -4 वास्तविक संख्या है, +4 वास्तविक संख्या है। रूट एक बेहतर सिंबल है जो कि मैथ्स की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करता है, लेकिन हम जब इसके अंदर इस रूट को नंबर को रख दिए तो अब यह व्यवस्था जो बनकर आई वह कॉम्प्लेक्स हो गई, वह आपकी सॉरी कॉम्प्लेक्स क्या, इमेजिनरी हो गई। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर कोई नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर एक व्यवस्था होती है जो कि बन जाती है जब भी हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने जाते हैं। यह सिस्टम है। अब आगे मैं बढ़ता हूं क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखनी है। तो वास्तविक संख्या क्या है, मैं उसकी बात करता हूं। मैंने कहा कि यही वास्तविकता में कैलकुलेशन का पार्ट होता है। हमारी पूरी मैथमेटिक्स में जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन सभी प्रश्नों के जो नंबर यूज किए गए हैं, डिजिट यूज किए गए हैं, और जो भी उत्तर आएगा उसके भी जो डिजिट यूज किए गए हैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक सरल रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, जिस नंबर लाइन पर मौजूद जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी वास्तविक संख्या की पार्ट होती हैं, वो सभी वास्तविक संख्या के पार्ट होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जिनको हम कैपिटल आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसका एक सिंबल होता है कैपिटल आर। आप दुनिया की किसी भी संख्या को कंसीडर कर सकते हैं इस संख्या की मदद, इस संख्या रेखा पर आप जिस संख्या को भी सोच पा रहे हैं, जिस संख्या को प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप इस नंबर लाइन पे आके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, किसी एक संख्या से दूसरी संख्या तक जाने के लिए आपको अनंत संख्याओं को क्रॉस करना पड़ता है। क्योंकि जैसे डिवीजन की बात करिए, 0 से 1 के बीच अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी डिजिट कैन बी एग्जिस्ट या हाउ मेनी नंबर्स कैन बी एग्जिस्ट, कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो हम कह रहे हैं कि पहले तो इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए 4 पार्ट, फिर 4 पार्ट। जैसे घड़ी की सुई आप देखिए या स्केल देखिए, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जाने के लिए जो डिवीजन होता है 10 का डिवीजन होता है। अब यह 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इसी तरह से हम लोग 1 पर पहुंच गए। 0 जब 1.0 होगा तो 1 पर पहुंच गए। फिर से आप इनको 2 पार्ट्स में ऐसे 10 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब यह डिवीजन ऐसे इनफाइनाइट तक मूव करता रहेगा। आप कभी भी किसी एक वास्तविक संख्या से दूसरी वास्तविक संख्या में हमेशा अनंत वास्तविक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक की जो भी कॉम्बिनेशन हमारे सामने प्राप्त होता है वह सभी वास्तविक संख्या की कैटेगरी होती है। वास्तविक संख्या ही सारी संख्याओं का एक समूह है, एक संग्रह है। आप किसी भी संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं अगर उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लिखे गए हैं, तो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक हैं। उस वास्तविक संख्या के 2 रूप होते हैं हमारे हिसाब से, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरैशनल नंबर। एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की जब डिफिनीशन दी जाती है तो कहा जाता है कि वह वास्तविक संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर बताया जाता है कि जो Q का मान हो 0 के बराबर ना हो। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न रूप में लिख सकें, किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न रूप में लिख सकें जहां पर हर का मान 0 ना हो, बस चाहे वो धनात्मक चाहे वो ऋणात्मक चाहे जैसा हो, वह संख्या आपकी परिमेय होती है। जैसे हमने आपसे कहा कि बताएं 2 के बारे में, तो आपने कहा सर 2/1 लिख सकते हैं। 1/2 है, -5 है, -2/3 है, 0.7 है, 5 है मान लीजिए। अब आपसे मैंने पूछा कि यह परिमेय है कि नहीं, तो आप कह देंगे सर बिल्कुल है, किसको 5/10 लिख सकते हैं, मतलब 1/2 हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा 0.12, तो आप इसको 12/100 कह सकते हैं। इसी तरह से 3/25 कह सकते हैं। मतलब यह भी एक प्रकार की जो है आपकी परिमेय संख्या ही है। मतलब कोई भी संख्या अगर भिन्न रूप में लिखी जा सके जिसमें अंश का मान चाहे जो हो बट हर का मान 0 ना हो, तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या है। जैसे अगर मान लीजिए 0 है तो वह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई कह दे कि 2/0, तो यह परिमेय संख्या आपकी नहीं कहलाएगी। बाकी दुनिया की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक सिंबल होता है पाई। पाई के 2 मान होते हैं, एक तो 22/7 कभी कभी यूज किया जाता है, कभी कभी इसी का अप्रॉक्सीमेटेड मान आपका जो है 3.14 यूज किया जाता है। हमको अगर कोई 3.14 दे दे या 22/7 दे दे तो हम उसको परिमेय कह देते हैं।
लेकिन पाई के और भी मान एग्जिस्ट किए जा सकते हैं। पाई के और मान, जैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से हम पाई को अपरिमेय कहते हैं, सिंबल को, प्रतीक को, लेकिन मान को हम लोग यहाँ पर परिमेय कहते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो हम किसी भी संख्या को जो वास्तविक संख्या होती हैं, अगर उन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो वह सभी की सभी संख्याएं आपकी परिमेय होंगी, बाकी सारी की सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय होंगी। अब अपरिमेय की तरफ थोड़ा बढ़कर आइएगा। हालांकि जैसे वहां पर हमने आपको इमेजिनरी बताया था, वही व्यवस्था यहाँ पर अपरिमेय के लिए भी लागू होती है। कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। इसकी डिफिनीशन होती है कि वह संख्या, वह वास्तविक संख्या या संख्याओं का वह समूह जिसे ना तो पूर्णतः विभाजित किया जा सके, ना तो विभाजित कर सकें, और ना ही संख्याएं वो आवर्ती हों। संख्याएं ना ही क्या हों, आवर्ती हों। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन या द ग्रुप्स ऑफ द ईच पॉसिबल रियल नंबर्स विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। मतलब ना तो उसे विभाजित किया जा सके, ना ही वह संख्याएं आवर्ती हों, तभी वह संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ये दोनों शब्द जो हैं वो भाग को पर्याय हैं, भाग के ही रूप हैं, मतलब डिवीजन के ही पार्ट हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि ये संख्या रेखा मान लीजिए है, इस संख्या रेखा पर जितने भी विजिबल नंबर्स है जो दिख रही हैं, उन सभी के नीचे अगर देखा जाए तो एक है। तो जब किसी भी संख्या के नीचे एक है तो उसका कोई डिवीजन तो होता नहीं है। एक के अलावा कुछ, जैसे आप ऐसे समझिए कोई एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एक ओनर है, मतलब एक वारिस है, तो उसकी कोई डिवीजन, कोई फर्दर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसके 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो उसका डिवीजन संभव है। इसीलिए जब किसी भिन्न के नीचे एक से बड़ी संख्या होगी तो उसका बंटवारा तो होना संभव है, मतलब होगा, श्योर होगा। आप ऐसे कह दीजिए कि अगर कोई भी हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आप लोग को, किसी भी डिवीजन की बात अगर आप करिए, क्योंकि हमसे जो बात किया उसने जो है इमेजिनरी, उसकी इरेशनल नंबर की, उसने हमको भाग की तरफ थोड़ा मूव कराया, डिवीजन की तरफ थोड़ा सा मूव कराया। तो उसने हमसे कहा डेफिनेशन में कि ना तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो, ना ही संख्या आवर्ती हो। तो विभाजित होना और आवर्ती होना दोनों की बात मैं करता हूं। देखिए, भाग अगर होगा तो 3 प्रकार के रिजल्ट किसी भी भाग में आप प्राप्त कर सकते हैं। भाग में 3 के अलावा कोई भी भागफल नहीं आता, चाहे जो भी भाग आप दे रहे हैं। मान लीजिए किसी भाग में हमने भाग दिया तो हमें कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिला। जैसे हमने कहा 15 को हम 3 से भाग दें। अब आपको पता है 3 × 5 = 15 होगा, यह भाग दिया गया। वैसे भी मैं एक चीज बता दूं, दुनिया की किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है। आप जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो एक महीने में 1/12 साल भी होते हैं। मतलब आप किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आया, जैसे देखिए, यह कंप्लीटली टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह से कट गया। 3 × 5 = 15। यही 15 को अगर आप 4 से भाग देते तो 4 3 दशमलव आपका आ जाता, 3 चौके 4 × 12 होता है, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। मतलब कंप्लीटली नहीं है, पार्सली टर्मिनेटिंग, मतलब पूर्णता तो विभाजित नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से, या कह सकते हैं दशमलव के कुछ अंकों के बाद जरूर विभाजित है। तो यह भी टर्मिनेटिंग है और इसको भी टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। लेकिन एक भाग ऐसा होता है जैसे 10/3 टाइप का। अब आप इसको देते रहेंगे 3 दशमलव आपका 3 3 3 3 3 3 ऐसे अनंत तक बढ़ता जाएगा। यह नाइदर या टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉट टर्मिनेटिंग। अच्छा, जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे वो 100% रिपीटिंग होंगे। आप इसको 3 के ऊपर ऐसे बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को आवर्ती होना कहते हैं। तो भाग अगर होगा तो या तो संख्याएं कंप्लीटली टर्मिनेट होंगी, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद होंगी। अगर नहीं होंगी तो आपकी 100% संख्याएं आवर्ती हो जाएंगी। जबकि हमसे उसने कहा कि ना तो टर्मिनेटिंग हो, ना ही आवर्ती हो। तो जब अगर मान लीजिए हम किसी भी इन प्रकार के भिन्नों की बात करेंगे तो बिल्कुल इरेशनल नहीं होंगे। यह थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि इसने जो है देखा कि यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा गया बाद में तो रिपीट तो हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी भिन्न संख्या तो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। कोई भिन्न संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न संख्याएं जो हमें भाग के रूप में होती हैं या तो पूर्णता कट जाएंगी, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद कटेंगी। अगर नहीं कटेंगी तो आवर्ती पक्का हो जाएंगे। अब जबकि इसने कहा ना कटे ना आवर्ती हो, तो ऐसा भाग में संभव नहीं है, लेकिन वर्गमूल में संभव है। ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं, इनको छोड़ करके बाकी कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे 2 ले लें, जैसे 3 ले लें, 5 ले लें,
6 लेने, इनमें से कोई भी संख्याएं आप ले लीजिए और उनका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए तो वह संख्याएं आपकी अपरिमेय होंगी। अब जब इसका मान निकालेंगे तो आपका 1.41 समथिंग करके ऐसे होता जाएगा, ना कटेगा ना ही आवर्ती होगा, मतलब कोई रिपीटिशन दशमलव के बाद नहीं होगा। तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। बाकी संख्याएं आपकी जैसे अगर कोई और होता, जैसे कि 1 होता, 4 होता, 9 होता, तो उसको बीच में नहीं रख सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्गमूल ने कैसे संख्याओं की कैटेगरी निर्धारित करी। एक बार उसने आकर के संख्याओं को सम्मिश्र संख्या से आपका इमेजिनरी संख्या बनाया, काल्पनिक बनाया, फिर उसने वास्तविक संख्या में आकर के संख्याओं का एक और रूप प्रोवाइड कर दिया, अपरिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या की पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनके वर्गमूल को ज्ञात करने की व्यवस्था संख्याओं को अपरिमेय संख्या बना देती है। बाकी ऐसे समझ लीजिए कि अपरिमेय कोई संख्या नहीं होती है। √2 अगर 2 बाहर निकाल दीजिए तो परिमेय होगी ना, 3 बाहर निकाल दीजिए परिमेय होगी, लेकिन रूट के अंदर गई तो अपरिमेय हो गई। यह बात समझ करके आपको चलना होगा। इस तरह से परिमेय और अपरिमेय की कैटेगरी को हम निर्धारित कर सकते हैं। अब जैसे ही परिमेय और अपरिमेय की कैटेगरी को निर्धारित किए तो हमें दिमाग में मेरे आया यार, मैंने एक चीज नोटिस किया कि सभी संख्याएं जो कॉम्प्लेक्स थी अधिकतर सब वास्तविक थी। कहाँ काल्पनिक थी? काल्पनिक तो बन गई थी ना यहाँ पर। फिर हमने नोटिस किया कि जो वास्तविक भी थी तो अधिकतर तो सब परिमेय ही है। अपरिमेय तो बन गया जबरदस्ती में। अपरिमेय कोई निश्चित तौर पे तो एक कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी बनकर आया, संख्याएं थोड़ी बनकर आई, संख्याओं के अरेंजमेंट के हिसाब से अपरिमेय बनकर आया। बाकी अपरिमेय कहाँ था? तो हमने मान लिया कि अधिकतर संख्याएं आपकी जो है परिमेय ही है, जो कि आपके ग्रुप में दी गई हैं, उस नंबर लाइन पे दी गई हैं। वो जो नंबर लाइन पर मौजूद संख्याएं थी, हालांकि ऐसा लिख देना नहीं पॉसिबल है, नहीं सही है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे मैंने मान लीजिए लिख दिया है। सभी वास्तविक संख्याओं को हमने परिमेय मान करके, हालांकि ऐसा हम लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, लेकिन हम मान ले रहे हैं चलो सभी वास्तविक लगभग परिमेय तो है ना, सभी वास्तविक लगभग, क्योंकि ये मैथ है और यहाँ पर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सबसे डिस्कसिव पॉइंट है। यहाँ पर डिस्कशन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक किया जा सकता है। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। जब इसमें कोई लोग घुसते हैं ना तो उनको बड़ा ही आनंद आता है, बड़ी ही मतलब एक इंटरेस्टिंग फीचर में आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बातों को खूब डिस्कस करने से कई सारी चीजें हम कवर कर पाते हैं, कई सारे लेवल पर अपना कॉन्फिडेंस हम दिखा सकते हैं। मैंने कहा लगभग सभी संख्याएं आपकी परिमेय थी, लेकिन सभी नहीं थी। याद रखना इस चीज को, वो बाद में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। फिर इनको देख करके हमने संख्याओं के 2 नेचर और डेवलप किए। मैंने जैसे अभी बताया कि कोई संख्या अगर लिखी गई तो संख्या के 2 रूप बनकर आए, एक तो उसका इंटीजर, दूसरा उसका भिन्न प्राण फ्रैक्शनल। तो अब यहां पर जैसे जो संख्याएं विजिबल हैं लाइन पर, उन संख्याओं के नीचे अगर मैंने नोटिस किया तो 1 था, दशमलव के बाद 0 था, तो उन सभी संख्याओं को आपने इंटीजर कहा, जिसको आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से डिनोट करते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया, रैशनल को आप जो है क्यू से इंडिकेट करते हैं। चलिए, बाकी जो बीच बीच के गैप है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मैंने कहा नहीं था कि अनंत संख्याएं संभव होती हैं, उन सभी संख्याओं को आप फ्रैक्शनल संख्या, भिन्न संख्या कह सकते हैं। 2 पूर्णांकों के बीच की जो संख्याएं होती हैं उनको आप फ्रैक्शनल नंबर कह सकते हैं, भिन्न संख्या कह सकते हैं। हालांकि वो भी परिमेय होती हैं, लेकिन आप उनको भिन्नात्मक संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो डिजिट अवेलेबल है, जो विजिबल है, लाइन पर दिख रहे हैं एग्जैक्टली, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सब के सब आपके पूर्णांक होते हैं, वो सब की सब आपकी इंटीजर संख्याएं होती है। इसमें याद रखना, अगर कभी कोई भिन्न बनेगा तो नीचे हमेशा 1 रहेगा, दशमलव के बाद हमेशा 0 रहेगा। यह संख्याएं चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये सब की सब आपकी पूर्णांक कहलाती हैं, आपकी इंटीजर कहलाती हैं। इस पूर्णांक की बात करें तो सबसे पहले मैंने ऐसे कैटेगरी निर्धारित करी, -इनफाइनाइट से लेके बढ़ते गए, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। इस तरह से जो हमारा एक कॉम्बिनेशन है लाइन का, अभी नोटिस करिए, इसके पहले अगर आपने देखा था कि इस तरह की लाइन थी, इस पर नंबर अवेलेबल थे, इस पर नंबर अवेलेबल थे, जबकि अभी जो मैंने लाइन बनाई वो आपने देखा कि लाइन ना बना के मैंने एक ब्रैकेट बनाया, मैंने एक मझला ब्रैकेट यहाँ पर लिया, उसमें कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया। तो इन दोनों में बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। क्यों अंतर है? क्योंकि ये जो ग्रुप है वह एक रेंज को डेवलप कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर -इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ जो भिन्नात्मक है वो भी इंक्लूडेड है। भिन्न जब हटा दिया था तो जो पूर्णांक केवल बचे थे, अगर उनको हम लेकर चल रहे हैं तो उनको केवल इंटीजर हम कह सकते हैं। जो विजिबल थे ऊपर उनको ही तो लेकर आए, बाकी सबको तो हटा दिए। मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया इस बात को। ये पूर्णांक है जो 3 कैटेगरी में निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले 0,
जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। इसके इधर साइड राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। मतलब अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग बढ़ता क्रम, इधर लेफ्ट में जा रहे हैं तो घटता क्रम, और खुद O जो है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, तो आप देखते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, बैलेंस बनाने के लिए होता है। उसी प्रकार से शून्य भी काम करता है। यहाँ पर शून्य केवल डिवीजन जनरेट करने के लिए होता है। थोड़ा सा कैटेगरी की बात करें तो धनात्मक में जो सबसे पहला जो जीरो के सबसे क्लोज्ड होता है धनात्मक पूर्णांक, वह सबसे छोटा होता है। ऋणात्मक की बात करें तो जो सबसे नजदीक होगा, सबसे क्लोज्ड होगा जीरो के, वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यह कैटेगरी है। इस पूर्णांक को मैंने कहा 3 कैटेगरी में फिक्स कर दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, जीरो जो कि न्यूट्रल है। अब अगर इसके आधार पर मैंने फिर से कैटेगरी स्टार्ट की तो जीरो से लेकर के अगर मैं बात करूंगा सभी पूर्णांक की, जीरो से लेकर के, तो उनको हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो को अगर छोड़ दिया जाए, 1 से शुरू किया जाए तो सभी प्राकृतिक होती हैं, सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कुछ और होती हैं जो कि खुद से कटती हैं और 1 से कटती है, मतलब उनकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वह आपकी अभाज्य होती हैं, जो 2 के अलावा किसी अन्य और संख्या से भी कट जाए जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वह आपकी भाज्य संख्या है। बाकी 2 कैटेगरी और है जिसको मैंने अलग से रखा है, इसलिए क्योंकि वह नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, जबकि इधर की जो 4 कैटेगरी है वो केवल पॉजिटिव है। तो वो आपकी इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। इधर मैंने प्राइम की 3 और कैटेगरी रखी है, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, जो भी डिस्कशन का पार्ट है। अब आगे थोड़ा सा आप देखते जाइएगा तो आपको एक एक बात मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने कहा होल नंबर कि पूर्ण संख्या क्या है। अगर हम पूर्णांक की बात करें, 0 से लेकर के जितनी भी काउंटिंग नंबर हो सकती हैं इनफाइनाइट तक, उनको आप होल नंबर कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अगर हम 0 को छोड़ करके 1 से शुरू करके एकदम सेम टू सेम वही कैटेगरी को फॉलो करते चले जाएं तो यह आपकी नेचुरल नंबर हो जाती। होल को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल N से प्रेजेंट किया जाता है। आप ऐसे कह दीजिए, देखिए सभी पूर्णांक, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हैं। आप कैटेगरी के हिसाब से सोचिए, एक केवल सिंबल की मदद से, हम लोग सिंबल की हेल्प से या सिंबल की वजह से इतनी बड़ी कैटेगरी यहां पर जनरेट हो गई है। प्राइम की बात करिए अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं में हम कई चीजें कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जो संख्या स्वयं से तथा 1 से कटे, बाकी किसी अन्य से ना कटे, वही संख्या अभाज्य है। तो दुनिया की हर संख्या स्वयं तथा 1 से कटती हैं, लेकिन क्योंकि कुछ संख्याएं अन्य से भी कट जाती हैं, इसलिए सभी को हम अभाज्य नहीं कह सकते हैं। हम उन्हीं को अभाज्य कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। दुनिया की हर संख्या के 2 गुणनखंड तो फिक्स होते हैं, लेकिन 2 गुणनखंड से ज्यादा भी संख्याओं के पास होते हैं, इसलिए, और कम भी होते हैं। जैसे अगर बात करें, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं 1 को लेकर के कि 1 क्या है, 1 तो खुद से कट रहा और 1 से कट रहा है, लेकिन इसके केवल 1 ही गुणनखंड है, 1 फैक्टर है, इसलिए यह प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। शुरुआत अगर हम करें 2 से, 2 के पास 2 गुणनखंड है, 1 है और 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इस तरह के जितनी भी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड है, मतलब वह खुद और 1, वह सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं। डिफिनीशन में दिमाग में रख लीजिए, केवल 2 गुणनखंड को लेना हमें हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य टर्म है। मतलब और कोई डिवाइड ना कर पाए, साथ साथ हम ऐसे कह दें कि केवल 2 ही लोग डिवाइड कर पाए। 2 तो डिवाइड ही करें। जैसे 1 को हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि 1 को तो केवल 1 ही डिवाइड कर पाता, 2 गुणनखंड कहां हो गए, इसलिए 1 को प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इवन 1 को हम कंपोजिट, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसकी कैटेगरी में भी नहीं रखते। अब यहां पर हम अगर कंपोजिट की बात करें तो हम कहते हैं कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। मतलब 2 गुणनखंड तो हर संख्या के होने ही होने। जैसे 4 है, देखिए 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन साथ साथ 2 से भी तो कटेगा। 6 है, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। कम से कम का मतलब 3 से चाहे जितने ज्यादा गुणनखंड हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 तो हो ना। इसलिए यहां पर 1 को कंपोजिट के ही कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। कंपोजिट नंबर आपने देखा जो कम से कम 2 संख्याओं के बाद और भी संख्याओं से कटे, मतलब कम से कम 3 संख्याओं से कटे, तब तो वह आपकी भाज्य संख्या है, आपकी कंपोजिट नंबर है।
इतना समझ में आया होगा। मैंने दो अन्य संख्याओं को भी एक्सप्लेन किया था, एक तो इवन नंबर के बारे में कहा, दूसरा ऑड नंबर के बारे में कहा। और इवन नंबर क्या है? इवन नंबर एक ऐसी संख्या है जो कि यहां पर दो से पूर्णतः कटे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो दो से पूरी तरह से कट जाए, चाहे वो धनात्मक, यहां पर एक कैटेगरी दिमाग में रखिएगा, यह आपकी पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, जबकि अभी तक की जो 4 कैटेगरी थी वो आपकी केवल पॉजिटिव थी। जो केवल दो से कटे, ऐसे कहते जो दो से कंप्लीटली कटे, वह आपकी इवन है। हम ऐसे कहते जिस संख्या के अंत में, एंड में 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या आपकी इवन नंबर हो। चाहे जिस संख्या की भी बात करें, अगर अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब वह एक सम संख्या है। ऑड नंबर जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वह संख्या आपकी ऑड नंबर है। ऐसे कोई कह सकता है कि जो 2 से ना कटे वह ऑड नंबर है, वह विषम संख्या है। तो सम संख्या जो 2 से कंप्लीटली कटे, विषम संख्या जो 2 से कंप्लीटली ना कटे, वह आपकी जो है सम संख्या और विषम संख्या की कैटेगरी में आ जाता है। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, क्योंकि देखिए यह आपका कंप्लीट डिस्कशन था, कंप्लीट पॉइंट था। लेकिन जो कुछ भी पढ़ा अगर हम लोग इस फैक्ट की वजह से समझ पाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप सारी बातों को एक साथ नोटिस कर सकते हैं, एक साथ रिलेट कर सकते हैं। मैं कुछ बातें आपको इसमें समझा देता हूं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो प्रॉपरली समझ में आएगा। मैंने कहा सभी संख्याएं जो क्लासिफिकेशन हुआ उनको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, 2 पार्ट में बटे, वास्तविक और काल्पनिक में। वास्तविक के 2 पार्ट इरेशनल और रैशनल, रैशनल के 2 पार्ट फ्रैक्शन और इंटीजर, इंटीजर के 3 पार्ट नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसके भी 2 पार्ट इवन नंबर और ऑड नंबर। यहां पर जो और मुख्य चीज बताने को है, आपकी रिलेटिव प्राइम सापेक्षित अभाज्य, को प्राइम आपकी सह अभाज्य और ट्विन प्राइम आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या है, जिसको हमें अगली क्लास में एक्सप्लेन करना है। फैक्ट के साथ कुछ फैक्ट लूंगा, जो कुछ भी पढ़ाया गया साथ साथ यहां पर इस टॉपिक से मैं कंटिन्यू करूंगा, अगली क्लास को आपको समझाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ बातें बता देना जरूरी था। क्या? जैसे मैंने कहा कि चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आपसे कोई कहे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है, तो आप कह दीजिए सर यस। लेकिन कोई कहे कि सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक होती है, तो आप कह दीजिए नो, नहीं होती हैं। हम कह रहे हैं सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप कह दीजिए यस। लेकिन कोई कहे क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती, तो आप कह दीजिए नो, क्योंकि ये 2 होती हैं। इसी प्रकार से कोई कह दे कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो आप कह दीजिए यस। लेकिन कोई कहे क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती, तो आप कह दीजिए नो। मतलब ऊपर से नीचे नो बनता जा रहा है, नीचे से ऊपर यस बनता जा रहा है। मैंने कहा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, तो आपने कहा यस। मैंने कहा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती, तो आपने कहा नो। तो आपने उस कैटेगरी को भी नोटिस किया जो कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट इसके लीजिएगा और इसको प्रॉपर समझ करके आगे बढ़िएगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने एक कंप्लीट डिस्कशन दिया है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पाए होंगे।